नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। वही जिसमें 5 टॉपिक्स को हम 5-5 फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। आइए जान लेते हैं आज कौन-कौन से टॉपिक हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सेंसस के बारे में। एमटीपी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एएसएफआई मीन्स एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 1 एंड 2 क्या है इनके बारे में जानेंगे और कुछ मिसलेनियस न्यूज़ जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए बात कर लेते हैं ज्ञान की। तो ज्ञान की बात है कि संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है, अतः कम बोले कटु नहीं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक की जो कि है सेंसस। खबर क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम था, कुछ चीज़ें थी जिस वजह से आपके साथ अभी तक डिस्कशन नहीं हो पाया। आगे से कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस हों। द हिंदू के टॉपिक्स लेना शुरू कर दिया है, उस न्यूज़ पेपर के अकॉर्डिंग आज कल हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा। तो एक छोटी सी ये बात आपके साथ शेयर करनी थी। आगे से बहुत कुछ और वैरायटी में आने वाला है, आप प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। बात करते हैं अपने टॉपिक की। सेंसस की खबर है कि अभी जो सेंसस का फर्स्ट फेज़ था अपना, अभी जो सेंसस 2021 का फर्स्ट फेज़ हुआ वो अभी डिले हो गया है सितंबर तक, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारा जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो अभी उसका जो फर्स्ट फेज चल रहा था सेंसस का उस पर थोड़ा सा भी रोकथाम लगाई गई है और उसको डिले किया गया है। आइए जान लेते हैं सेंसस के बारे में। सबसे पहले सेंसस होता क्या है। हिंदी में हम जनगणना कहते हैं और जन मतलब हमारे लोगों की संख्या, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, और गणना मतलब उनकी काउंटिंग। तो काउंटिंग ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया ये सेंसस होता है। ध्यान देना है यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो जो सिटीजन हैं उनकी ही काउंटिंग होता है, जिनके पास हमारा इंडियन आइडेंटिटी है उनकी जनगणना होती है। ये एवरी 10 ईयर्स में कैरिड आउट होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से कि कब कब होता है, तो हर 10 साल में होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बिगिनिंग कब हुई थी, तो 1872 में अंडर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो। ये जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। लॉर्ड मायो के टाइम पे सेंसस टाइप चीज़ आई थी, उनके टाइम पे सेंसस हुआ भी था बट कम्प्लीटली नहीं हुआ था। इसके बाद फर्स्ट जो कंप्लीट सेंसस हुआ था इंडिया का वो हुआ था 1881 में, मतलब उसके 10 साल बाद। तो ये तो शुरुआत थी। इट हैज़ बीन कंडक्टेड, कौन करवाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो करवाते हैं, या बोल सकते हैं कि सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो रहते हैं वो सेंसस को पूरा कैरिड आउट करवाते हैं। और जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है होम मिनिस्ट्री, आपको पता ही होगा। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ था वो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा 2011 हुआ था। जो भी हमारे एग्जाम्स आते हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। आने वाले टाइम में अगर हमारा 2021 का जो सेंसस कंप्लीट हो जाता है तो जो एग्जाम्स होंगे उस पे बेसिस पे होंगे। अभी जो हमारा 2011 का है उस पर ही चल रहा है। तो लास्ट सेंसस पता चल गया कि 2011 में हुआ था। 2021 में हमारा नेक्स्ट सेंसस होना था, बट आपको पता ही है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक ये डिलेड हुआ है। तो अब 22-23 जब तक पहुंचता है देखते हैं। इस बार का जो सेंसस है वो कास्ट बेसिस पे हो रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कास्ट बेसिस पे भी सेंसस किया जाएगा। तो ये सेंसस हमारे एग्जाम्स में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके लिए हमने आपको बताया। लॉर्ड मायो 1872, 1881 और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं अंडर होम मिनिस्ट्री, ये चीज़ें कुछ हमें याद रखनी है इस टॉपिक में। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, काफ़ी ज्वलंत टॉपिक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अभी काफ़ी मैं मैथिली इस चीज़ का मतलब हो सकता है। आइए हम जानेंगे इस बारे में। सबसे पहले खबर क्या है ये देख लेते हैं। तो अभी जो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट है, उसने एक वीमन को जो कि प्रेग्नेंट थी उनको 28 वीक्स की जो उनकी प्रेगनेंसी थी उसको टर्मिनेट करने का आदेश दिया। आदेश क्यों दिया जाता है या कब कब हम टर्मिनेट कर सकते हैं, तो अभी आगे इसमें पढ़ेंगे भी। इसमें क्या हुआ, चलिए मैं पहले आपको थोड़ा बहुत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसके बारे में बता देता हूँ, बाद में मैं इस न्यूज़ पे आ जाऊँगा। आपको पता है कि जो एनटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक लीगल, मतलब हमें लीगल तरीका प्रोवाइड करता है अबॉर्शंस का, और इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं। इसकी शुरुआत जो एनटीपी एक्ट हुआ था इनकी शुरुआत हुई थी 1971 में। इससे पहले इस तरीके का कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था हमारे देश में। तो अगर कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि कब से शुरुआत हुई हमारे इस तरीके की जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट हैं उसकी, तो 1971 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ।
अबॉर्शन कैन नाउ बी परफॉर्म्ड अंटिल अभी जो हमारा लेटेस्ट एनटीपी एक्ट जो सितंबर में आया था, सितंबर 2021 में, उसके अकॉर्डिंग है कि 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है या किया जा सकता है। 20 था, 20 से 24 हुआ। 24 उस केसेस में होता है जहाँ पे जो हमारा फ्यूटस होता है ही हैज़ सफर्ड विद रेयर काइंड ऑफ डिसीज़। वहाँ पर अभी आगे हम बात भी करेंगे। तो द बिल सेटअप जो बिल है वो जो भी लेडी हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनका जो फ्यूटस है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी रख रहा है, तो एक मेडिकल बोर्ड होगा, उसमें 2 डॉक्टर्स होंगे और वो उनको पूरी तरीके से चेक करेंगे फ्यूटस को, एंड देन वो डिसाइड करेंगे कि नहीं बच्चे में इस तरीके की कोई बीमारी है, इस तरीके की कोई डिसीज़ है। तब 24 वीक्स तक हम उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 24 वीक्स के बाद जैसे ही बढ़ेंगे वहाँ पे माता के बचने की खतरा मतलब चांसेस कुछ कम हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। बट इस टर्म में जो अभी अब न्यूज़ पे आ जाते हैं कि इसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि आप 28 वीक्स तक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूटस था उसका हार्ट डिसीज़ था, बहुत ज़्यादा रेयर हार्ट डिसीज़ था, और वो कहीं ना कहीं जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनकी जान के लिए खतरा बन सकता था। तो ये चेंजेस हैं, मतलब वही है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन जुडिशरी है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है हाई कोर्ट का, कि कोई भी चीज़ पर रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर एक चीज़। तो चीज़ ऐसे आई, तो अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी एज ऑफ नाउ ये सिर्फ एक वर्डिक्ट था कि 28 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन मिल गया, बट अगर हमारे एग्जाम से पूछा जाता है तो एज ए लीगल वे इन एक्ट जो कि लिखा हुआ है वो 24 वीक्स का ये न्यूज़ है कि 28 वीक को मिला है, बट हमारे एग्जाम्स परस्पेक्टिव से 24 वीक्स ही है, ये याद रखना है। 24 वीक्स कब? जब जो फ्यूटस है इट हैज़ सम सब्सटेंशियल फ्यूटल एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक एनी डिसीज़ या एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी जो बच्चों में बहुत सारी होती हैं, या उनका सही से ग्रोथ ना हो पाना, सो मैनी रीजन्स। तो ये चीज़ इस तरीके का है मेडिकल टर्मिनेशन का। अब बात कर लेते हैं और थोड़े से फैक्चुअल डिटेल्स पे। जो अबॉर्शन है वो करीड होता है 100% बाय द गवर्नमेंट। कहाँ? अगर आप लीगल वे में जाते हैं और बच्चे में कुछ फ्यूटस में कुछ एबनॉर्मलिटी होती है तो 100% कवर्ड होता है पब्लिक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत। आयुष्मान भारत आपको पता ही होगा कि जो आजकल मेडिकल की फील्ड में, या हम बोल सकते हैं कि हेल्थ के फील्ड में, हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ केयर की फील्ड में बहुत बड़ी ये एक स्कीम है आयुष्मान भारत। तो उसके तहत 100% इसका कवर्ड है अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन होता है तो आपको कोई खर्चा नहीं देना है इन केसेस पे। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है ये कंटेंस करता है, क्योंकि वीमन के कुछ राइट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वीमन, उसको कवर करता है, उसको कंटेन करता है, एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ वीमन ये भी कवर करता है। 2 चीज़ें इसमें होती है। क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। 24 वीक्स का तो बहुत बार पूछा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एमटीपी पूछ सकते हैं, एंड फाइनली पूछ सकते हैं कि कौन कौन से राइट्स हैं जो टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का उसमें वीमन के काम आते हैं। तो एक तो पर्सनल लिबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वीमन। तो ये चीज़ें थी। 100% कवर्ड होता है आयुष्मान भारत और जो हमारा गवर्नमेंट के भी जितने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड्स हैं। आइए आगे बढ़ लेते हैं। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन। खबर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो अभी क्या हुआ कि तेलंगाना ने टॉप किया है डिफिकेशन फ्री प्लस। अभी देखिए, स्वच्छ भारत कैंपेन आपको पता ही है कि क्लीनिंगनेस और सैनिटाइजेशन के लिए इंटायर वर्ल्ड क्या पूरे देश के लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था, बहुत बड़ी स्कीम थी। गांधी जयंती के टाइम 2 अक्टूबर 2014 को जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया था। बहुत बड़े लेवल पे ये मतलब स्वच्छता अभियान लाया गया था, लोगों के दिमाग में आया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो आपको ये पता ही कि स्वच्छ भारत, इसको क्लीन इंडिया मिशन भी कहते हैं, पूरा कंट्री वाइड कैंपेन था सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग के लिए। इसका पहले था डिफिकेशन फ्री, एक टारगेट था, एक मिशन था। इसके बाद ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस बनाया गया कि हमें जो हमारे बचे कुछ और प्लेसेस हैं, विलेजेस हैं, उनको भी हमें ओपन डिफिकेशन फ्री करना है। ओपन डिफिकेशन मीन्स आप भी समझ रहे होंगे कि खुले में जो हम शौच के लिए जाते थे उनको कवर करना, क्योंकि गाँव में तो मोस्टली लोग जाते थे। अभी हालांकि बहुत परिवर्तन है और आगे आने वाले टाइम पे और परिवर्तन आएगा। तो तेलंगाना ने उसमें टॉप किया है। याद करना है, अगर टॉप हुआ है तो किसमें? ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस में, ये ध्यान देना। फिर ओपन डिफिकेशन फ्री हमारा स्वच्छ भारत कैंपेन पार्ट 1 था, उसके तहत था। नाउ ये प्लस चल रहा है। तो इसको क्या क्या नाम से जानते हैं? स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन इंडिया मिशन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में ये कैंपेन था? क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन के बारे में। स्टार्ट कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। कब? महात्मा गांधी की जयंती थी, एज वेल एज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी। हम जनरली महात्मा गांधी जी के वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, बट वो भी एक बहुत बड़ी महान पर्सनालिटी थे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। तो
ये भी है। इसका विजन क्या था कि हमें ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, इम्प्रूव करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हमारा जो वेस्ट होता है, जो सॉलिड इन नेचर होता है, लाइक अभी समझ ही गए होंगे आप, तो वो उसके मैनेजमेंट को कि कैसे करना है, इरेडिकेशन करना है मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये क्या होता है सॉरी, कि क्या होता था कि जो हमारे घर में बहुत सारे टॉयलेट्स बने होते हैं, तो उसका जो मैनुअल जो भी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट निकलता है, उसको लोग सर पे रख के या मैनुअली उसको हटाते थे। उस चीज़ को भी इरेडिकेट करने की एक सिस्टम है। अभी बहुत सारी मशीन्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके तहत वो सक करके लिया जाता है। तो उस पर भी ये मतलब जो मिशन था, स्वच्छ भारत मिशन, उस चीज़ को भी इरेडिकेट ख़त्म करने के लिए बनाया गया और काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। एक्चुअली ये 2009 में एक अभियान आया था, निर्मल भारत अभियान, उसके तहत नया वर्जन स्वच्छ भारत मिशन बन गया था। कहते हैं या हम ये मानते हैं कि निर्मल भारत अभियान उतना सफल नहीं हो पाया। और सॉरी, गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। इसके साथ क्या हुआ कि जब निर्मल भारत अभियान था, ये क्यों बनाया गया था? एक्चुअली आपको पता ही होगा कि जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो गोल नंबर 6 जो कि हमें ये बताता है कि क्लीनिंग और सैनिटेशन के बारे में, उसके तहत ये स्वच्छ भारत मिशन को बनाया गया। तो कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है हमारा, वो यूएन के जो एसडीजी गोल्स हैं उसके किस गोल को लेके चल रहा है आगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि गोल नंबर 6 जो कि क्लीनिंगनेस और सैनिटाइजेशन पे आधारित था, उसको लेके आगे बढ़ रहा है और इस मिशन के अपने टारगेट्स को पूरा भी कर रहा है। बट जो हमारा निर्मल भारत अभियान था 2009 में, वो कहीं ना कहीं उस टारगेट्स को उतने अच्छे ढंग से कैरिड आउट नहीं ले पा रहा था। स्लोगन इसका 1 स्टेप टुवर्ड क्लीनिंगनेस है। जैसे कि पता ही स्वच्छ भारत अभियान है, तो एक स्टेप सफाई की ओर। फर्स्ट फेज हमने आपको बताया अक्टूबर 2019 में इसका फर्स्ट फेज 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए थे। सेकेंड फेज अब इसका 2024 से 25 तक चलेगा। तो ये था स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। काफ़ी कुछ पूछ दिया जाता है। गवर्नमेंट की स्कीम है तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं कि कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है या कौन इसकी फंडिंग करता है। टोटली गवर्नमेंट पे ये आधारित है। जो क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा नया टॉपिक लग रहा है। यही एक ब्यूटी है द हिंदू न्यूज़पेपर की कि बहुत अच्छे टॉपिक्स वो करते हैं। कुछ टॉपिक्स और हैं जिनके बारे में हम आने वाले टाइम पे आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। और नया साल आपको पता ही है 2022, सबको वैसे बहुत बहुत बधाई, और आप अपने सारे उद्देश्यों के साल कंप्लीट करें, बहुत उन्नति पाएँ। हम अभी द हिंदू को, क्योंकि बहुत टाइम से हमने इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स होते थे उन पे हमने बनाया, अब द हिंदू पे स्विच करते हैं। और जो भी हम एग्ज़ाम्स के लिए लगेगा, हम वैसे काफ़ी न्यूज़पेपर्स को सोचते हैं कवर करें, बट जितना हो सकता है हम करेंगे। और आपको पता ही है कि अगर हम करंट अफेयर बनाने पे आएँ या हम टॉपिक्स बनाने पे आएँ तो हर पेज पे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अब वही है कि अगर हमें करंट अफेयर्स पैदा ही करने हैं तो फिर कुछ भी पढ़ के पैदा कर दो, क्योंकि पता नहीं, हम जब अगर लास्ट में आप मैगजीन्स पढ़ो तो इतने सारे करंट अफेयर उसमें आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये सब थे कहाँ। तो बस वही है कि स्लोली एंड स्टडीली हमें आगे बढ़ते रहना है। और अगर आप पूरी ये सीरीज़ फॉलो करते आ रहे हैं और कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बेस जो है वो मजबूत होगा, चीज़ें कंसेप्ट के साथ क्लियर होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, बहुत बातें हो गई, बात कर लेते हैं टॉपिक पे। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है क्या, खबर क्या, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक ड्राफ्ट बनाया गया है जो एयर स्पोर्ट्स होते हैं उनकी पॉलिसीज़ को, जो कि इंश्योर करें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। तो ये मतलब एक गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट निकाला है। उस ड्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। उस ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बॉडी हो जाती है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो जो ASFI है, एक अपेक्स गवर्निंग बॉडी है फॉर एरियल स्पोर्ट्स। जो भी स्पोर्ट्स हवा में होने के हो सकते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी है। इट विल कवर एक्टिविटीज़ लाइक एरोबेटिक्स, जो मैंने इसमें जो जितने भी हवा से रिलेटेड कोई भी गेम है वो सब इसमें आता है। एरो मॉडलिंग, अमेच्योर बिल्ड। देखिए, आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे अब जो ग्राउंड से रिलेटेड है वो उसके लिए दूसरी है। अगर क्रिकेट है तो उसके लिए BCCI है। अगर बैडमिंटन है तो उसके लिए बैडमिंटन का एसोसिएशन है। अगर एयर से रिलेटेड कोई स्पोर्ट्स हैं वो एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इसमें आपको इतना दिमाग लगाना है नहीं, जिससे जो रिलेटेड है नाम से ही सब कुछ आ जाता है, हम पहले से बता रहे हैं। तो इसमें हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, मोटोरिंग, स्काई डाइविंग, विंटेज एयरक्राफ्ट, ये जो चीज़ें हैं, बलूनिंग मतलब नीचे आग लगा के और जो उड़ते हैं, ड्रोन्स वगैरह, तो ये सारा इसी चीज़ में आती है। मतलब एयर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, जो भी गेम है वो इसके अंतर्गत आएगा।
और ये नोडल मिनिस्ट्री है, गवर्निंग बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, एरिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब एएसएफआई करता क्या है, ये प्रोवाइड करता है, एक तो उन पे रेगुलेट करता है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, जितने भी एयर के स्पोर्ट्स हैं। इसके बाद उनको रेगुलेट कर दिया, सारे जो भी स्पोर्ट्स हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता है, अवार्ड्स देता है कि भाई किसने कितना अच्छा किया, किस किस फील्ड में किया, एंड पेनाल्टीज़ भी लगाता है अगर आप नॉर्म्स को तोड़ते हैं। सिर्फ जो गवर्निंग बॉडीज़ करती हैं वो ये भी करता है। इस ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट बना है, इसमें प्रमोट किया गया है कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो हमारे गेम्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनका मतलब हम प्रमोट करें कि डोमेस्टिकली उनका मैन्युफैक्चरिंग हो, डिज़ाइन हमारे यहाँ पे हो, डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हम जो भी एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो करें, जो कि आत्मनिर्भर भारत आपको पता ही है बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है अपने देश का। तो उसके तहत आ रहा है कि हम अपने देश में सब कुछ बनाएं और वो करें। रही बात ये कि अब इस टॉपिक से हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि कोई गेम पूछ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये, सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ये फेडरेशन है क्या। तो हमें समझ में आ गया कि नहीं एरियल स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। कुछ गेम्स आ जाएंगे और हो सकता है कि बॉडी पूछ दिया जाए कि कौन सी गवर्निंग बॉडी है, तो वहाँ पे ये पूछ सकता है। किस मिनिस्ट्री में आती है पूछा जा सकता है, क्या क्या करता है पूछा जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो संभावना है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। न्यूज़ में था, मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे हम जैसे स्पेस में बढ़ रहे हैं, एरियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, और एरियल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं इसका मतलब है कि उनका रेगुलेशन और उन पे जो भी उनको गवर्नेंस दे सकते हैं मजबूती से, वो नए नए ड्राफ्ट हमारे आने वाले टाइम पे आते भी रहेंगे। क्योंकि जब हमें पता है कि हमारे अगर लैंड कम हो रहा है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ऊपर के जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको हम टाइट करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ को हम बढ़ाएंगे। तो इस वजह से डिस्कस करना मैंने उचित समझा। आई होप अब तक आपको अच्छा लगा होगा। आगे का हमारा जो टॉपिक तो क्या है, मिसलिनियस कुछ न्यूज़ हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ ऐसी हैं जो आपके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो जाएगा, और कुछ ऐसा जो हम सीख भी सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे वन लाइनर करंट अफेयर्स आते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ये लेक्चर सीरीज़ हम ये नहीं कहते कि डेडिकेटली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही है। ये हर एक उस विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए, जो कुछ सीखना चाहता है, जो कुछ पढ़ना चाहता है। तो आप देखें, और हो सकता है आप अगर जानते हैं अपने और भाइयों बहनों को, तो उनको भी ये दिखाएं, शायद उन्हें पसंद आए। चलिए मिसलेनियस न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अभी जो बिहार के हमारे सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने काफ़ी बोला है कि जो लिक्कर है उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जो कि हंसी मजाक का एक पात्र बन गया। उन्होंने कहा कि लिक्कर पीने से एड्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हेपेटाइटिस, टीबी, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, जो कि कहीं ना कहीं लिक्कर से कोई मतलब उनका ताल्लुकात नहीं है। तो एक ऐसी न्यूज़ है, थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए। अब हमें यहाँ पे जानना है कि एड्स कैसे फैलता है, लिक्कर का उसमें कोई योगदान है नहीं। कैंसर क्या होता है आपको पता ही है। हेपेटाइटिस भी ब्लड के हमारे स्कार्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है। टीबी आपको पता ही है, ट्यूबरकुलोसिस, एंड ऐसी बहुत सारी। तो उन्होंने ऐसे बोला है कि ये हो जाता है। हालांकि राजनेता हैं, कोई बात नहीं, एक न्यूज़ थी तो मैंने आपके साथ सोचा कि डिस्कस कर लिया जाए। ईडब्ल्यूएस के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, आपको पता ही, मैंने आपके साथ बीच में डिस्कस किया था कि ईडब्ल्यूएस पे अभी एक पैनल गठित किया जा रहा है कि उसका जो क्राइटेरिया है वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। तो पैनल ने बताया कि नहीं, ईडब्ल्यूएस इनकम क्राइटेरिया जो भी है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्रीवियसली आप चेक कर लीजिए, थंबनेल में आपको ईडब्ल्यूएस का दिख जाएगा, तो आप वो वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस हो चुका है ये, तो वहाँ से ये था। इसके बाद साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट जो कि केप टाउन में है, वहाँ पे आग लगी और पूरी पार्लियामेंट ही ध्वस्त हो गई है। क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि अभी हाल फिलहाल ऐसा कौन सा देश है जहाँ की पार्लियामेंट में आग लग गई है और वो पार्लियामेंट पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। तो वो साउथ अफ्रीकन है, और कहाँ पर है, केप टाउन आपको पता ही, वहाँ की राजधानी है, तो वहीं पर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में ही टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद तालिबान, आपको पता ही, वहाँ पे अभी सत्ता दल, जो वहाँ का दल है, वहाँ पे उन्होंने सत्ता हासिल करी है या छीनी है। तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, एम्बेसीज मतलब होता है कि राजदूत, जो कि एक देश से दूसरे देश के रिश्तों को मतलब मैच्योरिटी से रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेसेस होते हैं, वो मतलब वो क्षेत्र या वो बिल्डिंग एम्बेसीज बोली जाती हैं। तो तालिबान, जो कि अभी आजकल वहाँ की प्राइमरी जो गवर्नमेंट है उसके तहत काम कर रहा है, तो वो बोला है कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हम देश से हमें रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि एज ए अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो, और हाँ, जो भी एम्बेसीज़ यहाँ बनेंगी वो पूरी तरीके से सेफ़ होंगी, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर ली जाए। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आते रहेंगे, बहुत कुछ और ला रहे हैं, और देखते हैं क्या क्या आता है।
तो अब यहाँ तक रहे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल ज़रूर बनाए रखिए। और कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, न्यूज़ भी आ रही है कि स्कूल वगैरह बंद हो रहे हैं। अपना और